हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपी पीसीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप सभी को पता है कल यूपी ट्रिपल एससी द्वारा वन दरोगा की ऑफिशियल कट ऑफ जारी कर दी गई है। तो जो भी लोग इसमें शॉर्टलिस्ट हुए हैं, लगभग 19,000 से ज्यादा बच्चों को आयोग की तरफ से शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो मेरी तरफ से इन सभी छात्र और छात्राओं को बहुत बहुत बधाई और अब आप अपनी पूरी तैयारी में लग जाइए। आप सभी को पता है सुबह अभिषेक सर ने एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने बताया था कि आप किस तरीके से मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं और हम उसमें क्या क्या इनिशिएटिव चला रहे हैं जो आपकी मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो उसी संबंध में हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो प्रैक्टिस सेट की बुक आई है उसका एक सेट डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी तक आपने अगर वो नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख लीजिए, उसमें काफी अच्छा आपका रिस्पॉन्स आया, इसीलिए हम इस पूरी बुक को कवर करेंगे। और आज हम इसका प्रैक्टिस सेट 2 डिस्कस करेंगे जिसमें 100 प्रश्न होंगे। ये आपकी तैयारी के लिए काफी अच्छा है क्योंकि इसका जो पूरे देखिए इस एग्जाम में भी 100 ही प्रश्न है। तो एक तरह से आपको रियल एनवायरनमेंट में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है? पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन। तो देखिए तीनों ही इसमें जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इसको इंग्लिश में बोला जाता है या पर्यावरणीय अपकर्ष इसके अभिप्राय हैं। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन डी। अब बात करते हैं धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये उपभोग स्तर, निशेषणीय संसाधन, सामाजिक साम्यता या अंतरपीढ़ीय साम्यता यानी इंटर जनरेशनल इक्वालिटी। देखिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सतत विकास है या धारणीय विकास है, उसका जो मूलभूत सिद्धांत है वो यही है कि संसाधनों का हम यानी हमारी पीढ़ी इस तरह से उपयोग करे कि वो आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन उचित मात्रा में बचाए रखें या हम उसका अच्छे से संरक्षण कर सकें। तो एक तरह से इंटर जनरेशन इक्वालिटी या अंतरपीढ़ीय साम्यता पर ही आधारित है, ऑप्शन डी। अब बात करते हैं हैकिस्टोथर्म्स पौधे हैं जो उगते हैं। काफी अच्छा प्रश्न है, देखिए टेक्निकल थोड़ा सा प्रश्न है। तो हैकिस्टोथर्म जो पौधे होते हैं वो बहुत कम ताप पर उगने वाले पौधे होते हैं, ठीक है, बहुत कम ताप पर। देखिए थर्म जब शब्द आपको दिख जाए तो मतलब वो टेम्परेचर से कहीं ना कहीं संबंधित होगा। तो ये प्रकाश वाला ऑप्शन तो नहीं। तो हैकिस्टोथर्म कौन से होते हैं? जो बहुत कम ताप पर आपको उगते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे पौधों में क्या क्या आते हैं? मॉस आते हैं आपके, लाइकेन्स आते हैं आपके, ठीक है। ये बहुत आर्कटिक और अंटार्कटिक जो आपका वातावरण होता है वहां पर ये उगते हैं, यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ से जो आगे के आपके अक्षांश होते हैं और 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है, इसके जो आगे के अक्षांश होते हैं वहां पर आपको देखने के लिए ये मिलेंगे ज्यादातर। मॉस और लाइकेन दो इसमें प्रमुख हैं। आगे देखते हैं, भारत के निम्नलिखित जैव मंडल रिजर्व में कौन सा गारो पहाड़ियों में फैला हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है। गारो की पहाड़ियां आप सभी को पता है मेघालय में हमें देखने के लिए मिलती हैं और नॉकरेक जो है वो मेघालय में स्थित है। तो इसका क्या उत्तर होगा? नॉकरेक, ठीक है। और 2009 में, ठीक है, 2009 में यूनेस्को ने इसे अपने जो नेटवर्क है उसमें इसको शामिल किया है। याद रखिएगा, नोकरेक काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा भी गया है। नंदा देवी सभी को पता है उत्तराखंड में है, अगस्त्यमलाई आपका साउथ में मौजूद है और दिहांग दिबांग आपका ये भी नॉर्थ ईस्ट में मौजूद है। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? यह अजैविक एवं जैविक दोनों संघटकों से युक्त होता है, इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, बिल्कुल ठीक है, हरे पौधे इसमें उत्पादक होते हैं। यह एक बंद तंत्र होता है, ये बिल्कुल गलत है। यह एक खुला तंत्र होता है, ओपन सिस्टम होता है, जिसमें ऊर्जा का आदान प्रदान लगातार अंदर से बाहर और बाहर से अंदर होता रहता है। तो ये इसका ऑप्शन सी जो है ये इसमें सही होगा क्योंकि ये सही नहीं है। ये मैंने अपने टेलीग्राम क्विज में भी डाला था, इसीलिए देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ क्विज में मैं सारे घटना चक्र में जितने 22 साल के प्रीवियस ईयर के प्रश्न दिए हुए हैं वो लगभग टॉपिक बाय टॉपिक मैं वहां पर कवर करा रहा हूँ। तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं तैयारी में बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो प्लीज हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? तो जो आर्कटिक और ग्रीनलैंड की हिम चादर है या आइस शीट्स है, आप सभी को पता है जो ग्लोबल सी लेवल राइज है वो इसी वजह से होगा क्योंकि जो आइस की शीट्स हैं वो वहां पर या हिम की चादरें हैं वो सबसे पहले पिघलना शुरू होगी। तो इसका उत्तर होगा ए। किस जीव का पारिस्थितिकीय निकेत किससे संबंधित होता है? जीव के विशिष्ट प्राकृतिक वास से, अन्य जीवों सहित सहजीवी संबंध से, ये गलत है। विभिन्न परिस्थितियों में किसी जीव जाति की विविध उपस्थिति से, या फिर सभी अन्य जीवों के साथ इसकी अन्योन्या क्रिया, ये गलत है। देखिए पहला वाला इसमें बिल्कुल सही है। जीव के विशिष्ट प्राकृतिक वास से उसका जो इकोसिस्टम में स्पेसिफिक एक प्लेस होता है,
ठीक है, उसको ही पारिस्थितिकी निकेत या इसको आला भी आपने शब्द सुना होगा, एक आला, वो भी इसके लिए यूज किया जाता है। आगे देखते हैं। और एक इंपॉर्टेंट को एक क्वेश्चन और इससे बनता है कि जो इसका कॉन्सेप्ट है सबसे पहले किसने दिया है, तो सबसे पहले ग्रीनेल्स, याद रखिएगा ये प्रश्न भी आया हुआ है। ग्रीनेल्स ने सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट की बात की थी, पारिस्थितिकी निकेत की। भारत के निम्नलिखित में से कौन नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है, तो वालपराई, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी रिपीटेड प्रश्न है। वालपराई जो नगर है ये आपके वृक्षारोपण में विशेष आपका विशिष्टता रखता है, और ये कहां पर है, ये तमिलनाडु में स्थित है। आपसे देखिए ये भी पूछ सकता है कहां पर है, तो तमिलनाडु में स्थित है, और ये अन्नामलाई पहाड़ी क्षेत्र जो है वहां का, उसमें ये स्थित है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक परिघटना में उत्पादन, परभक्षण, पोषक, रूपांतरण तथा ऊर्जा और पदार्थों का अंतर्वाह एवं बहिर्वाह जैसे प्रक्रम शामिल होते हैं, तो ये भी देखिए मैं प्रश्न डाल चुका हूं। जो बायोजियोकेमिकल साइकिल होता है या जैव भू रासायनिक चक्र जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता, तो देखिए वनारोपण करता है, जैव मंडल भंडार करता है, वर्षा जल प्रबंधन करता है, लेकिन देखिए वनों को काटना ही तो पारिस्थितिकी संतुलन को बिगाड़ता है, तो इसका क्या उत्तर होगा, ऑप्शन ए। निम्नांकित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मगरमच्छ की परियोजना कब आई थी, 1975 में, हाथी 1992 में, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, और सबसे पहले वन महोत्सव के.एम. मुंशी द्वारा 1950 में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, वन महोत्सव जुलाई के फर्स्ट वीक में ये मनाया जाता है, और के.एम. मुंशी द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो लगा लीजिए इसको ऑर्डर में। सबसे पहले 4, उसके बाद 3, फिर 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। आगे देखते हैं। मिजोरम स्थित पावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, मैंने आपको बताया था ब्लैक माउंटेन के नाम से भी इसको जाना जाता है, और ये काला पर्वत ब्लैक माउंटेन उद्यान के नाम से पावंगपुई को जाना जाता है। तो आपसे सीधे सीधे भी पूछ सकता है कि ब्लैक माउंटेन उद्यान कहां पर है, तो मिजोरम में स्थित है, या ऐसे पूछ सकता है पावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो मिजोरम में स्थित है। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी नेशनल पार्क हैं और टाइगर रिजर्व हैं, ये दोनों प्लीज आप बहुत अच्छे से याद करके जाइएगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में नाम थोड़े से सेम सेम लगते हैं, तो वो आपको हमेशा कंफ्यूज करता है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान मानस कहां पर है, सबको पता है असम में है, वाल्मीकि बिहार में स्थित है, सुल्तानपुर हरियाणा में है, और सलीम अली ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। देखिए एक और यहाँ से प्रश्न बनता है, सलीम अली जो है ये भारत के बहुत फेमस पक्षी विज्ञानी रहे हैं, तो एक सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी यानी पक्षी विज्ञान केंद्र, सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र, ये आपका कोयम्बटूर में स्थित है। ठीक है, याद रखिए कोयम्बटूर, इसको आप याद रखिएगा, ये भी पूछा गया प्रश्न है इसलिए मैंने बता दिया। सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी आपसे पूछे, या सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र आपसे पूछे, तो वो कोयम्बटूर में स्थित है तमिलनाडु में, और अगर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब आप इसको मिला लीजिएगा, इसका क्या सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, देखते हैं। बांधवगढ़ हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है, बांदीपुर कर्नाटक में स्थित है, रोहिला ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और गिर हमें पता है जो कि एशियाई शेरों का निवास है, वो गुजरात में स्थित है। तो 14वें का क्या सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, देखिए उस समय का पुराना प्रश्न इन्होंने डाला है। अभी हाल ही में अगर मैं बताऊं तो सबसे लेटेस्ट कौन सा है, आपका रानीपुर, जो कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में है। इसके अलावा 2 अभी हमारे और पाइपलाइन में लगे हुए हैं, दोनों का क्विज में डाल चुका हूं। एक तो गुरु घासीदास है, ठीक है, और एक आपका देवरीगढ़ जो कि ओडिशा में स्थित है। ठीक है, तो इन दोनों को आप देख लीजिएगा, गुरु घासीदास और देवरीगढ़, ये भी पाइपलाइन में है। रानीपुर को घोषित किया जा चुका है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो उस समय जो था, तो उस समय राजा जी इसका आंसर था, राजा जी नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में हमारा स्थित है, और 2015 में इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया था। ठीक है, तो 2015 का शायद इन्होंने क्वेश्चन डाल दिया है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। गिरवन हमें पता है कहां, गुजरात में है। भरतपुर, जिसको इस समय किस नाम से जाना जाता है, केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य, ये हमारे राजस्थान में स्थित है, बहुत फेमस है। और एक प्रश्न देखिए इससे एक बार और आ चुका है कि जो साइबेरियन सारस होते हैं, जो साइबेरिया से आते हैं, उसके लिए भारत में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस कौन सा है, तो वो राजस्थान ही है, और यही वाली जो पक्षी अभ्यारण्य है वो इसके लिए बहुत फेमस है, साइबेरियन सारस के लिए। तो आप इसको याद रखिएगा। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, काजीरंगा असम में है, जो कि एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। तो 16वें का आपका क्या उत्तर होगा, ऑप्शन बी।
निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पखुई वन्यजीव अभयारण्य स्थापित है या स्थित है? ये यूपीएससी का प्रश्न है। इसको पक्के पखुई भी बोला जाता है, पूरा नाम पक्के पखुई। ये अरुणाचल प्रदेश में हमारा स्थित है। ठीक है, 17वें का होगा ऑप्शन ए। इसे पक्के टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। बखीरा पक्षी विहार, ये सभी को पता है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कहां पर स्थित है? ये बस्ती में स्थित है, लेकिन अब इसका नाम क्या है बस्ती का? ये आपका संत कबीर नगर इसको अब नाम से जाना जाता है, संत कबीर नगर। ठीक है, देखिए ये सिलेबस में है आपके पक्षी विहार, मैंने पूरा वीडियो उस पर बना रखा है। आप एक ही वीडियो मैंने बनाया है, वो आप जाकर हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जिसमें मैंने सारे पक्षी अभ्यारण्य, सारे टाइगर रिजर्व, ठीक है, सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सारे एक ही वीडियो में कवर करे हुए हैं उत्तर प्रदेश के। तो आप उस एक वीडियो को देख लीजिए, आपके सारे डाउट उसमें क्लियर हो जाएंगे। हार्डली 15-20 मिनट का वो वीडियो है, उसमें आपके एक वीडियो में उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी पक्षी अभ्यारण्य हैं या वन्य जीव अभ्यारण्य है सारे क्लियर हो जाएंगे। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप प्लीज वहां से देख लीजिएगा। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि यानी ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह यूरोपीय संघ की पहल है। यह लक्षित विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसका समन्वय विश्व संसाधन संस्थान यानी वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट और धारणीय विकास हेतु विश्व व्यापार परिषद यानी WBCSD द्वारा किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है 19वें में 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 इसमें सही होगा। जो इन्होंने बोला है WBCSD द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाता है, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। जो यूरोपियन कमीशन है या यूरोपीय आयोग है वो इसका क्रियान्वयन करता है, यूरोपीय कमीशन। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन 2009 का क्या परिणाम हुआ? अगर आपने मेरा जलवायु परिवर्तन वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने पूरी एक लाइन डायग्राम बना रखा है, जिसमें इंपॉर्टेंट हमने जितनी भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई है या COP हुई है UNFCCC की, उसके बारे में मैंने पूरे ईयर लिखे हैं, उसमें क्या हुआ है वो लिखा है। तो अगर आपने मेरे प्री नोट्स देखे हैं तो उस वहां से आप इस सवाल को आराम से कर लेते। इसमें क्या हुआ था, जो सहभागी थे, जो पार्टीज थी, जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन था उस पर इन्होंने सहमति बनाई थी। आपसे देखिए सीधे सीधे भी पूछ सकता है, कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 2009 में। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब से प्रभावी हुआ? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने आपको ये क्विज में डाला हुआ है। इस दिन हम विश्व वन्य जो आपका वन दिवस है या इंटरनेशनल डे फॉर फॉरेस्ट है वो भी मनाते हैं, यानी 21 मार्च को। याद रखिएगा 21 मार्च को हम इंटरनेशनल डे फॉर फॉरेस्ट भी मनाते हैं, तो इसी दिन ये प्रभावी हुआ था। वनों की कटाई प्रबंधित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो वनों की कटाई को प्रतिबंधित करने वाला यूरोपीय देश है नॉर्वे। राजधानी क्या है इसकी? ओस्लो। भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना की है। कहां पर की है? चेन्नई में। निम्नलिखित में से माफ कीजिएगा, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम यानी मिनिमम फॉरेस्ट कवर हमारा कहां पर है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हरियाणा में हमारा मिनिमम फॉरेस्ट कवर है। ISFR फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की जो आई है इसके हिसाब से सबसे कम हमारे यहाँ हरियाणा में है। और कितना है? 1603 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। सबसे ज्यादा कहां पर है? मध्य प्रदेश में। कितना? लगभग 77,000। ठीक है, लगभग 77,000 वर्ग किलोमीटर। शोला वन का संबंध किससे है? बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए शोला फॉरेस्ट हमारे हैं जो वेस्टर्न घाट है हमारे, ठीक है, वेस्टर्न घाट की स्लोप पर ये पाए जाते हैं, यानी हमारा जो इसका ऑप्शन होगा ए, दक्षिण प्रायद्वीप की पहाड़ियों से। और बहुत यहाँ पर देखिए एक जनजाति है टोडा, ये जनजाति भी हमें आपको इन्हीं वनों में देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आपको ये जितने भी चीजें मैं बता रहा हूँ देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं 26वां। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? तो जो अंडमान निकोबार है, ठीक है, अंडमान निकोबार आपने देखा होगा पूरा इस तरीके से बेल्ट है, तो यहाँ पर ये अलग अलग लैटिट्यूड में पड़ता है, इसलिए यहाँ पर हर प्रकार के वन हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। ये 3 टाइप के, सदापर्णी, पर्णपाती और मैंग्रोव, अंडमान और निकोबार। अगला देखते हैं, मैचिंग है। पश्चिमी घाट, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और छोटा नागपुर पठार, यहाँ पर हमें किस किस तरीके के वन देखने के लिए मिलते हैं? तो पश्चिमी घाट में हमें उष्णकटिबंधीय एवरग्रीन वन यानी ए का हो गया दूसरा। हिमाचल प्रदेश में हमें हिमालयी आर्द्र वन, ये रहा माउंटेन फॉरेस्ट, बी का तीसरा, ए का दूसरा, बी का तीसरा, ए का दूसरा, बी का तीसरा, एक ही विकल्प में है ऑप्शन ए, यानी इसका ऑप्शन ए हमारा सही होगा। सी का क्या होगा? हरियाणा और पंजाब में तीसरा, सी का चौथा, उष्णकटिबंधीय कंटकी वन,
और छोटा नागपुर पठार में हमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती यानी ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं। मैंने कल ही कुछ डाला है नीलगिरी थार। आपने देखा होगा कि कौन से राज्य ने अभी नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना स्टार्ट की है, तो वो तमिलनाडु ने स्टार्ट किया है। एक पार्क है एराविकुलम नेशनल पार्क। इसमें देखिए ये पाई तो और राज्यों में भी जाती है, लेकिन स्पेशली जो एराविकुलम नेशनल पार्क है इसमें ये स्पेशली पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस फसल, ठीक है, और ये कहां पर है मैं आपको बता दूं, ये बाउंड्री पे पाया जाता है केरल और तमिलनाडु की, ठीक है, जो एराविकुलम नेशनल पार्क है। निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो किस फसल की रोपाई करते हैं आप, धान की रोपाई करते हैं, सब आपको पता ही कॉमन प्रश्न है। जूट की खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जूट एक रबी फसल है। ये देखिए पहला ही गलत है, जूट रबी की फसल तो है ही नहीं, ये तो खरीफ की फसल है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ही आपका गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, ये भी गया, ये भी गया, एक ही बचता है ऑप्शन बी आपका। केवल दो और सही है, पढ़ लेते हैं। जूट की फसल के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की जरूरत पड़ती है। भारत में अगर देखेंगे वेस्ट बंगाल में ये काफी होता है। भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्वी क्षेत्र में सीमित है। ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। तो देखिए रबी की फसल नहीं है, आपके खरीफ की फसल है। आपका भारत के एग्रीकल्चर वाला लास्ट टॉपिक है, वो भी हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। फसल चक्र के संदर्भ में, ये भी आपका सिलेबस का टॉपिक है, क्रॉप साइकिल। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए। फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। तो देखिए ऑप्शन ए जो है वो इसमें गलत है। गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें नहीं उगानी चाहिए, केवल 20 में, केवल 2 इसमें सही होगा। अगला 32वां, कृषि का नाम और राज्य, पोंडू, माशा, ओनम और झूम। झूम तो हमें सब पता है, नॉर्थ ईस्ट में की जाती है झूम खेती। बाकी देख लेते हैं। अगर हम बात करें, जो पोंडू खेती है वो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में की जाती है, पोंडू, ये ठीक है। माशा जो खेती है ये आपके मध्य प्रदेश में है, ना कि हिमाचल प्रदेश में। तो हमारा ये गलत है, दूसरा वाला, ठीक है, ऑप्शन बी, क्योंकि माशा जो खेती है वो हमारी मध्य प्रदेश में की जाती है। अगर बात करें पूनम की तो केरल बिल्कुल ठीक है, और बात करें झूम की तो आप सभी को पता है भारत के उत्तर पूर्व में या नॉर्थ ईस्ट में ये खेती की जाती है। कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिक तीव्रता से होता है, काफी अच्छा प्रश्न है। देखिए एग्रीकल्चर से भी काफी प्रश्न आपके बनने की उम्मीद है। तो जो सोरघम होता है इसका पौधा उगाने से जो मृदा अपरदन है या भूमि का अपरदन बहुत तीव्र गति से होता है। निम्नलिखित में कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है, काफी इंपॉर्टेंट है। सवाना घास के मैदान वैसे ही बहुत फेमस है। इनका क्या है, निश्चित आपकी जो शुष्क है और आर्द्र ऋतु, ठीक है, ड्राई और वेट इनकी सीजन होते हैं, ये इसकी एक इंपॉर्टेंट विशेषता है, ऑप्शन डी। अगर जो बच्चे तैयारी करें, जिन्होंने जीसी लियोंग वगैरह की बुक पढ़ी होगी, वहां से आपको ये बहुत आराम से मिल जाएगा। ज्योग्राफी की एक बुक आती है। अब देखते हैं प्रदेश क्षेत्र और जलवायु प्रकार। कैलिफोर्निया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और साइबेरिया। तो हमें कहां कहां पर कौन सी देखने के लिए मिलती है, तो कैलिफोर्निया में हमें भूमध्य सागरीय देखने के लिए मिलती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उष्ण मरुभूमि यानी बी का चौथा, ए का पहला, केवल एक ही विकल्प है ऑप्शन बी में, तो सी का क्या हो गया, दूसरा। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है, तो उष्ण कटिबंधीय मानसून बिल्कुल ठीक है। साइबेरिया बहुत देखिए आपका कोल्ड फ्रिजिड जोन में स्थित है, तो वहां पर हमें क्या देखने के लिए मिलेगी, शीत शीतोष्ण। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। देखिए सबको पता है जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं भूमध्य सागर के, भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र, वहां पर सबसे ज्यादा हमें जैव विविधता मिलती है। तो उष्ण कटिबंध के आर्द्र वनों में 36वें का होगा बी। 37वां देखते हैं, देवदार की लकड़ी कहां कहां मिलती है, डगलस फर, महोगनी और सागौन, काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं इसको कहां कहां हमें मिलती है। ये बात करें देवदार तो ये कनाडा में बहुत मिलती है। डगलस फर बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलग भी है, ये मैक्सिको में मिलती है। महोगनी की बात करें तो ये होंडुरास में मिलती है, ठीक है, ये सब लैटिन अमेरिका कंट्रीज है। और सागौन जो है ये हमें म्यांमार में देखने के लिए मिलेगी। भारत के भी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा भंडार इसका है। सागौन के पेड़ बहुत ज्यादा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो क्या होगा, ए का दूसरा, बी का तीसरा, ए का दूसरा, बी का तीसरा, दो विकल्प में सी का भी देखना पड़ेगा, सी का हमारा है चौथा, तो ये ऑप्शन सी इसका सही होगा, 37 का ऑप्शन सी। अब देखते हैं 38वां, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र को बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है, बहुत फेमस है ये भी। और सवाना जो घास के मैदान होते हैं उसको बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है। वहां पर आप देखेंगे एलिफेंट्स वगैरह, जिराफ वगैरह आपको देखने के लिए मिलेंगे। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है,
वनारोपण द्वारा, ऑप्शन सी, ठीक है, क्योंकि पौधों की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं और वो मृदा का अपरदन रोकती हैं, तो 39 में का होगा ऑप्शन सी। गर्म रेगिस्तानों में तथा उसके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये इससे जो मृदा बनती है इसको हम लॉयस मृदा बोलते हैं, इसको ऐसे लिखा जाता है लॉयस, और इससे जो बनने वाले मैदान है इसको लॉयस प्लेन भी बोलते हैं कई जगह, तो लॉयस मृदा, ये काफी अच्छा प्रश्न है। वनोन्मूलन का दुष्परिणाम है, तो इसके क्या क्या नेगेटिव पॉइंट होते हैं? मृदा अपरदन में वृद्धि, बिल्कुल ठीक है। वन्य जीवों जंतुओं की संख्या में वृद्धि, वर्षा में वृद्धि, मृदा अपरदन में कमी। इसका दुष्परिणाम सबसे ज्यादा क्या है? ऑप्शन ए, मृदा अपरदन में वृद्धि। जो हमने ऊपर देखा था 39वां, उसी का ठीक अपोजिट प्रश्न है। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में सभी प्रजातियां किससे जुड़ी होती हैं? काफी इंपॉर्टेंट है, किससे जुड़ी होती हैं? आपके जो फूड वेब होता है, फूड वेब, इसमें ये जुड़ी होती है, खाद्य जाल एक दूसरे से, जो इनकी लिंकिंग दिखाता है। आगे देखते हैं 43वां प्रश्न। निम्न में कौन सा कथन असत्य है? अकार्बनिक पोषण तत्वों का पारिस्थितिकी तंत्र में पुनर्चक्रण होता है, यानी रिसाइकलिंग होती है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कार्बन कार्बन बंध के रूप में होता है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पुनर्चक्रण होता है। देखिए ऊर्जा जो होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, पुनर्चक्रण इसका आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। लिंडमान का नियम आपने पढ़ा है, एक से जब दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर जाएंगे तो ऊर्जा का ह्रास होता है, 10% लॉ, 10% का नियम, तो ऊर्जा का पुनर्चक्रण इसमें नहीं होगा। ऑप्शन सी हमारा गलत है। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? दोनों मैं आपको अपने नोट्स में बता चुका हूं, इकोलॉजी और इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का सबसे पहले किसने किया है? डॉक्टर एजी टॉन्सले या आर्थर जी टॉन्सले ने, और इकोलॉजी का किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने। एक क्विज मैंने और डाला था, प्लीज आप मुझे आंसर करिएगा कमेंट में। शब्द जो डीप इकोलॉजी है, डीप इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? ये मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। 45वां देखते हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए, मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है, मैंने आपको बताया था, जो कृत्रिम वर्षा होती है या आर्टिफिशियल रेन होती है, इसके लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड। जैविक पर्यावरण में क्या क्या शामिल होते हैं? बायोटिक पर्यावरण में आपके उत्पादक आते हैं, ठीक है, उपभोक्ता आते हैं, अपघटक या डेट्रीवोर्स आते हैं, तो इसमें सारे ही आते हैं, ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला देखते हैं। भारत में प्रथम प्रमुख पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जिसे प्रख्यापित किया गया, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट कौन सा पर्यावरण अधिनियम भारत में आया था? तो जल अधिनियम 1974 में आया है, पर्यावरण आपका 1986 में आया है, वायु 1981 में आया है, ध्वनि ये मैं आपको बता चुका हूं, इसके नियम हमारे आई थिंक 2000 में आए थे। इसका कोई एक्ट नहीं था, इसके रूल्स आए थे 2000 में। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका? जल अधिनियम। इसी के तहत मैं आपको बता चुका हूं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना की गई थी, और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो कार्य है वो वायु प्रदूषण के अधिनियम 1981 वाले में वर्णित किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? अधिक उपज वाली किस्म की खेती, ग्लास हाउस में पौधे लगाना, शिफ्टिंग खेती या जैविक खेती। तो सभी को पता है, देखिए आज की डेट में सरकार का बहुत ज्यादा फोकस आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग पर है या जैविक खेती पर है, क्योंकि जमीन की उर्वरता जो रासायनिक फर्टिलाइजर है या रासायनिक उर्वरक है उसकी वजह से काफी कम होती जा रही है। 49वां देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद आपका कौन सा यूज किया जाता है? तो 49वें के लिए जो यूज किया जाता है वो किया जाता है स्वस्थानिक संरक्षण, ठीक है, स्वस्थानिक संरक्षण, या अपस्थानिक नहीं होगा, स्वस्थानिक होगा। 50वां। निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है? गोंद है, लाख है, प्लाईवुड है। फॉरेस्ट प्रोड्यूस वाला मैंने पूरा वीडियो बना दिया है, जाके देख लीजिएगा। कैरोसिन जो है या मिट्टी का तेल, ये वन उत्पाद नहीं है। अगला देखते हैं 51वां। अलमाटी बांध जल विवाद किससे संबंधित है? तो अलमाटी जो डैम है ये आपका पहले बता देता हूं, कृष्णा नदी पर स्थित है, ठीक है, एडिशनल फैक्ट्स आपको बताता जा रहा हूं, टीसीएस वगैरह में भी आपके काम आएंगे। और ये जो विवाद है बेसिकली, और कृष्णा नदी आपको पता है ये महाबलेश्वर से निकलती है, ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच का जल विवाद है, ठीक है। अगला देखते हैं 52वां। हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक झुंड में 20 से 25 हथनियां और बच्चे होते हैं। हाथी 4-5 वर्ष की आयु तक ही इस झुंड में रहते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। किसी हथनियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। तो देखिए ये तो यूपीएससी का स्टेटमेंट है, ये तो बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी वाला एक दो ही स्टेटमेंट है, ये तो ये हट गया, ये हट गया। अब बात देखते हैं 20 से 25। देखिए 20 से 25 नहीं, केवल 10 से 12 एक झुंड में होते हैं आपके, तो ऑप्शन ए भी आपका चला गया।
ऑप्शन सी और डी आपके बिल्कुल सही है, याद रखिएगा 10 से 12। हाथी अभ्यारण्य आपके सिलेबस में चैप्टर है, इसलिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। 53वां, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? मूंगफली, अलसी, मक्का, धान। तो खरीफ की फसल मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी होती है। धान होती है, मक्का होती है, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, तिल, कपास, अरंडी, अरहर, सनई, जूट, ग्वार इत्यादि। जूट हमने ऊपर देखा था जब वहां पर पूछा था कि कौन सी रबी की फसल है, तो देखिए जूट उसमें रबी की फसल नहीं थी। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या होगा? जो अलसी है, ठीक है, ये रबी की फसल है, ना कि खरीफ की फसल। ठीक है, याद रखिएगा। सर्वाधिक धारणीय कृषि प्रणाली है, ये कौन सी प्रणाली है सर्वाधिक धारणीय? जो LEISA, ठीक है, इसको बोलते हैं लीसा। LEISA बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। देखिए ये इस तरीके की कृषि होती है जिसमें हम कम से कम इनपुट लगाकर या कम से कम पैसा लगाकर हम टिकाऊ खेती करते हैं, जिससे हमारी भूमि की उर्वरता बनी रहे। ठीक है, LEISA फिर से बता देता हूं, लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, तो यानी ऑप्शन इसका बी सही होगा। काफी अच्छा प्रश्न है, देखिए हटके प्रश्न है। निम्नांकित में से कौन अंतर्वर्ती फसल है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अंतर्वर्ती फसल मोस्टली लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती है या दाल वाली जो क्रॉप्स होती है, तो जो मूंग है इसमें ये अंतर्वर्ती फसल है। 56वां, अरहर प्लस मूंग एक उदाहरण है। तो अरहर प्लस मूंग किसका उदाहरण है? ये बेसिकली इंटरक्रॉपिंग का, अंतः फसली या इंटरक्रॉपिंग का उदाहरण है, ऑप्शन सी। भूक्षरण का आकलन करने हेतु सार्वभौमिक मृदा ह्रास समीकरण किसके द्वारा दिया गया था? काफी इंपॉर्टेंट है मृदा अपरदन का। तो ये जो ह्रास समीकरण है ये विशमेयर और स्मिथ ने दिया था, विशमेयर और स्मिथ ने। तो ये भी देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि मृदा अपरदन आपका टॉपिक भी है। तो विशमेयर और स्मिथ ने। हवा के द्वारा मृदा अपरदन मृदा के किस रूप में बदलाव लाकर मृदा को हानि पहुंचाता है? तो ये मृदा के बेसिकली जो इसकी रचना है या जो कंस्ट्रक्शन है उसके रूप में बदलाव लाकर इसको हानि पहुंचाता है। बागवानी एकीकृत विकास मिशन, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं देखिए MIDH, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये किसके द्वारा प्रायोजित है या किसके द्वारा स्पॉन्सर्ड है? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कीम है। भारत में व्यावसायिक फसलों के लिए मूल्य समर्थित अभियान के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी कौन सी है? तो इसके जो बेसिकली एग्जीक्यूशन है, इसके लिए जो नोडल एजेंसी है वो नाफेड है। ठीक है, नाफेड, NAFED। ठीक है, इसकी स्थापना मैं आपको बता देता हूं। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती 1958 को की गई है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा ट्राइफेड के बारे में हम पूरा, जब मैंने आपको लघु वन उत्पाद पढ़ाए थे वहां पर मैं पूरा आपको ट्राइफेड के बारे में बता चुका हूं कि इसकी स्थापना 1987 को की गई थी। और नाबार्ड आपको पता ही है 1982 में शिवारमन कमेटी के रिकमेंडेशन पर बनाया गया था। FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अधिनियम के द्वारा इसकी रचना हुई है। अब बात करते हैं 61वें की। भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है? तो सभी को पता है APMC एक्ट जो होते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट, जो कि अलग अलग राज्य की मंडियों द्वारा चलाए जाते हैं, उसके द्वारा इनको नियंत्रित किया जाता है। तो राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। बहुत ज्यादा विवाद देखिए जब अभी जो 3 कृषि बिल लाए गए थे इस पे APMC पर, उसमें काफी ज्यादा फोकस था। 62वां देखते हैं। भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वेदिका कृषि, वनोन्मूलन या उष्णकटिबंधीय जलवायु। तो 62वें का जो हमारा सही उत्तर होगा वो केवल वनोन्मूलन होगा। इन दोनों से इसका सीधे कोई संबंध नहीं है। जब आप जंगलों को काटते हैं, उनको उखाड़ते हो, तो कहीं ना कहीं जो मिट्टी का अपरदन है वो बहुत ज्यादा तेजी से होता है, क्योंकि उसकी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को कहीं ना कहीं आपस में बांधे रखती हैं। अगला देखते हैं 63वां। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 की किस धारा के तहत निर्धारित किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये मैंने आपको बता दिया कि 1974 में ही CPCB यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात की गई है, और इसकी जो धारा है वो है धारा 3। ठीक है, ये याद रखिएगा। और जो शक्तियां और कार्य मैं आपको बता चुका हूं। देखिए एक चीज आप याद रखिएगा, इसका गठन तो 1974 में किया गया है, लेकिन जो इसको शक्तियां और कार्य प्रदान किए गए हैं वो वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 के तहत किए गए हैं। प्लीज प्रश्न को इसलिए ध्यान से पढ़िएगा कि आपसे गठन पूछ रहा है या उसको कार्य और शक्तियां पूछ रहा है। वैसे इसका आंसर होगा धारा 3। 64वां। हिमालयी वनस्पति ऊंचाई और जलवायु दशाओं दोनों के अनुसार भिन्न होती है। हिमालय में पाए जाने वाले मुख्यतः 2 प्रकार के उष्णकटिबंधीय वन हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षावन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन।
तो ठीक है, इसमें ऑप्शन दोनों ही हमारे बिल्कुल ठीक है, सही क्लासिफिकेशन है ये। अगला, गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थितिकी समुच्चय आवश्यक है? गेहूं की खेती की बात हो रही है, तो गेहूं की खेती के लिए हमें किस प्रकार की कंडीशन चाहिए? बहुत कॉमन, देखिए उत्तर प्रदेश में भी काफी गेहूं होता है, तो हमें मीडियम टेम्परेचर चाहिए और मीडियम रेनफॉल चाहिए, क्योंकि देखिए जहां पर ज्यादा रेनफॉल होना शुरू हो जाता है वहां पर गेहूं की फसल आपकी खराब होनी शुरू हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक वैली, जो कि नॉर्थ ईस्ट में स्थित है, बता देता हूं, उत्तर पूर्व में है ये, घाटी की महत्वपूर्ण फसल है। तो जो बराक घाटी है ये मुख्यतः आपके असम और मणिपुर में स्थित है, याद रखिएगा, असम और मणिपुर। और जो फसल है आपकी वो कौन सी फसल है? चाय, यानी टी प्लांटेशन यहाँ पर काफी देखने के लिए मिलते हैं। पैरेलल क्रॉपिंग या समानांतर फसल का एक उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो गेहूं और सरसों ये पैरेलल क्रॉपिंग का उदाहरण है। एक फसली कृषि की विशेषता है या मोनोक्रॉपिंग, इसको मोनोक्रॉपिंग बोला जाता है इंग्लिश में। इसकी विशेषता क्या होती है? इसकी बेसिकली कमर्शियल वैल्यू बहुत ज्यादा होती है या व्यापारिक अन्न की कृषि। ऑप्शन ए। 69वां देखते हैं, भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है, बिल्कुल ठीक है। 1970-80 के दशक में अपने चरम पर था, लेकिन कुछ घाटे भी हैं। भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई है, देखिए, लेकिन इसका कोई एक कारण नहीं है। तो दोनों ए और आर अपने आप में तो सही है, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता, ठीक है। क्षेत्रीय असमानताएं का उत्पादन से ऐसा कोई लेना देना नहीं था डायरेक्टली। 70वां, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? आर्द्र शीत ऋतु और शुष्क ग्रीष्म ऋतु इटली, वर्षभर आर्द्र सूडान, आर्द्र ग्रीष्म ऋतु और शुष्क शीत ऋतु ईरान, और वर्षभर शुष्क या ड्राई चिली। तो इसमें से कौन सा सही बिल्कुल मैचिंग इन्होंने किया है? तो जो ऑप्शन ए है, आर्द्र शीत ऋतु और शुष्क ग्रीष्म ऋतु, ये इटली में इस तरह का मौसम आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी फिर से देखिए कथन कारण वाला, भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रदेशों में जाड़े के महीनों में वर्षा होती है। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, भूमध्य सागरीय जलवायु का फीचर यही है कि यहाँ पर जो रेनफॉल होगा वो विंटर में होता है। भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रदेश गर्मी के महीनों में गर्म शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। तो 71वें का क्या होगा? इसकी सही व्याख्या ये नहीं है, ऑप्शन बी। आगे 72वां, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के वृक्षों में पुष्टा जड़ या बट्रेस रूट्स होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैकेनिकल सपोर्ट, सीधा सीधा इसका आंसर मैकेनिकल सपोर्ट होगा। कहां पर है? देखिए मैकेनिकल लोड का वहन करना पड़ता है, क्योंकि जो वहां पर पेड़ होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं और वहां पर जो जंगल होते हैं बहुत घने जंगल होते हैं, तो वहां पर बट्रेस रूट्स निकल कर आती हैं, जो कि उनको बड़े बड़े पेड़ों को मैकेनिकल लोड या एक तरह से मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है। तो पुष्टा जड़ों को दृढ़ काष्ठ का बलकृत जलोढ़क यानी मैकेनिकल लोड का वहन करना पड़ता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। बट्रेस रूट्स आप याद रखिएगा, कहां पर मिलेंगे आपको? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। न्यूनतम वृद्धि काल वाला बायोम कौन सा है? बहुत अच्छा फैक्चुअल प्रश्न है। तो न्यूनतम वृद्धि काल वाला जो बायोम है वो टुंड्रा है। बहुत ठंडे जो इलाके होंगे, आर्कटिक प्रदेश, आपके अंटार्कटिक प्रदेश, वहां पर आप देखेंगे पेड़ ना के बराबर होते हैं, और वहां पर जो पेड़ों की ग्रोथ है, क्योंकि टेम्परेचर इतना कम रहता है, उनकी ग्रोथ एक तरह से न्यूनतम होती है। आगे, ऊसर मिट्टी के संबंध में क्या सही है? जब मैंने आपको लवणीय मिट्टी के सारे प्रकार बताए थे कि मृदा अपरदन में मिट्टी किस किस तरीके से खराब होती है, उसमें हमने इसकी बात की थी। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं देखते हैं क्या क्या है। चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है, इस मिट्टी की पीएच मान 7 से अधिक होता है, इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है। तो इसका देखते हैं ऑप्शन इसमें क्या क्या दिए हैं। 1 और 2, 2 और 3। तो देखिए एक तो इसमें सही नहीं है बिल्कुल, तो 2 और 3 एक सब में है, तो 2 और 3 इसमें बिल्कुल सही होगा। इसमें देखिए बेसिकली क्या होता है, ऊसर भूमि में इसमें सोडियम जो सॉल्ट होते हैं, सोडियम लवणों की आपकी अधिकता होती है, और जो पीएच वैल्यू होती है इनकी वो 7 से ज्यादा होती है आपकी, ठीक है। और इसको आप सही कैसे कर सकते हो? जिप्सम, ना कि चूना, ठीक है, जिप्सम मिलाकर आप इसको सही कर सकते हो। एंटीसोल क्या है? देखिए कुछ मिट्टी होती है आपकी, वर्टिसोल होती है, एंटीसोल होती है, हिस्टीसोल होती है, इस तरीके की मिट्टी होती है। मैं पूरी आपको इसकी टेबल दे दूंगा, अभी तक माफी चाहूंगा मैंने आपको ये प्रोवाइड नहीं करी है। इसकी एक टेबल होगी, 4 से 5 उसमें होती है, वो मैं आपको दे दूंगा। तो वो अलग अलग टाइप की होती है, वो आपको एक एक बस पॉइंट याद कर लीजिएगा, इसके अलावा इससे और कोई प्रश्न नहीं बनता। तो देखिए जो एंटीसोल होती है वो कौन सी मिट्टी होती है? जो बिल्कुल नई विकसित या न्यूली फॉर्म्ड जो मिट्टी होती है, नव विकसित मिट्टी, ठीक है, उसको हम बेसिकली बोले जाता है। और ये मोस्टली अगर इस प्रश्न के हिसाब से हम देखेंगे तो आपको पता है जो नदियों द्वारा बहाकर मिट्टी लाई जाती है, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी, वो न्यूली फॉर्म्ड मिट्टी होती है, तो इसलिए एंटीसोल जो होती है वो जलोढ़ मिट्टी को भी बोला जाता है।
निम्नलिखित में से किस मृदा में जैविक पदार्थ की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है, यानी ह्यूमस किसमें सबसे ज्यादा होता है? तो ह्यूमस आपको जो मिलेगा सबसे ज्यादा वो हिस्टोसॉल मृदा में मिलेगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, हिस्टोसॉल, वर्टिसॉल, स्पोडोसॉल और आपका ऐसे एंटीसॉल। ये मैं आपको पूरी टेबल दे दूंगा, आप उससे पढ़ लीजिएगा। 4 से 5 तरह की मिट्टी होंगी। वन महोत्सव जुलाई के पहले हफ्ते में मनाया जाता है, ये हम क्विज में डिस्कस कर चुके हैं। पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया? तो पारितंत्र हम बात कर चुके हैं, आर्थर जी टेंसले ने, ऑप्शन सी। संसार का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, ये भी मैं बता चुका हूं। अगर बात करें सबसे बड़े की या सबसे स्थिर की, तो दोनों का आंसर क्या होगा? ओशियन या सागर। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो इकोसिस्टम की सही परिभाषा, जो जितने भी उसमें जीव जंतु रहते हैं और उनके वातावरण के बीच के संबंध को हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो इसमें क्या है? जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र, ऑप्शन डी। 81वां देखते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं सभी जीव, भू आकृतिक कारक, जल वायु विय कारक, या ये सभी। तो 81 का सही ऑप्शन क्या होगा? ये सारे ही इसके घटक होते हैं। पेड़ों की कटाई क्या घटाती है? ठीक है, वर्षा, मृदा अपरदन, भूस्खलन। क्या घटाती है पेड़ों की कटाई? अगर हम बात करें तो देखिए, स्पेशली वर्षा। भूस्खलन को घटाती नहीं बल्कि बढ़ाती है, मृदा अपरदन को भी बढ़ाती है, याद रखिएगा। जो रेनफॉल की मात्रा है वो घटती है, ये तो बढ़ते हैं इससे। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? वनों का उन्मूलन, बिल्कुल ठीक, पहला ही ऑप्शन इसमें आपका सही है। वनों का उन्मूलन अगर आप करेंगे तो ये संरक्षण नहीं बल्कि पर्यावरण का दोहन करेगा। 84वां देखते हैं, 84वां देखते हैं, निम्न में से सर्वाधिक जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी कहां पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन, यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में, ये सभी को पता है। ठीक है, जो हमारे भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र होता है वहां पर साल भर वर्षा होती है, तो वहां पर बहुत घने जंगल पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर जो जैव विविधता होती है वो काफी ज्यादा होती है। अब देखते हैं, सोशल फॉरेस्ट्री या सामाजिक वानिकी का क्या उद्देश्य है? पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्यों से आपका वनों का प्रबंधन होगा, बेसिकली प्रबंधक नहीं प्रबंधन होगा। और यही देखिए इसका सही होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में चकबंदी वगैरह से। ये भी देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसका प्राणियों का संरक्षण से सीधे संबंधित तो नहीं है, लेकिन जो मेन रोल है वो सीधे यही है इसका, पर्यावरणीय, सामाजिक एवं ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन। 86वां देखते हैं, कौन सा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हंगुल मृग या कश्मीरी स्टैग, इसको इंग्लिश में बोला जाता है, कि संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो दाचिगाम, ये बहुत इसके लिए फेमस है। यहाँ पर एक स्नो लेपर्ड भी आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसको आप हिम तेंदुआ बोलते हो। ठीक है, 87वां, पक्षियों का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? ठीक है, बेसिकली जो उनके आंखें होती हैं वो स्थिर होती हैं, इसकी वजह से वो अपनी गर्दन को पूरा घुमाते हैं इधर उधर देखने के लिए। तो अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और वो उन्हें घुमा नहीं सकते, इसलिए वो अपनी गर्दन ही पूरी घुमाते हैं। तो 87वें का ऑप्शन क्या होगा? डी। निम्नलिखित में से कौन से पक्षी के नर व मादा दिखने में समान होते हैं? तो बहुत अच्छा देखिए प्रश्न है। तो जो बुलबुल होती है, ठीक है, बुलबुल के मेल और फीमेल दोनों दिखने में ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होते हैं, समान होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 89वां देखते हैं, फसल चक्र के लिए प्रभावी कारक क्या है? टाइप ऑफ सॉइल, मिट्टी कैसी है, बिल्कुल ठीक। जलवायु, वहां का क्लाइमेट कैसा है, बिल्कुल ठीक। सिंचाई का प्रबंध, यार वहां पर इरिगेशन की व्यवस्था कैसी है, तो उपरोक्त सभी। 89वें का ऑप्शन डी। खड़ी फसल के काटने से या कटने से पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल की बुवाई को क्या कहते हैं? तो देखिए, एक दूसरे से ओवरलैप कर रही है तो इसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग क्रॉपिंग। अच्छा प्रश्न है, नया शब्द है, याद रख लीजिएगा। खड़ी फसल के कटने से पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल को उगाना क्या कहलाता है? ओवरलैपिंग क्रॉपिंग। 91वां, राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे कहां पाए जाते हैं? असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, बहुत फेमस है। 92वां देखते हैं, जानवरों की निम्नलिखित प्रजातियों में से किसका अपने प्राकृतिक निवास स्थान के साथ ठीक से मेल नहीं किया गया? भारतीय गैंडा असम काजीरंगा में, बाघ बंगाल में मिलते हैं, हाथी कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के वर्षावनों में, बिल्कुल ठीक है। और अगर बात करें शेर की, तो देखिए क्योंकि हाथी कर्नाटक क्यों दिया है? क्योंकि अगर हम बात करें 2017 की हाथी जनगणना की, तो सबसे ज्यादा जो हाथी मिलते हैं वो हमें कर्नाटका में ही मिलते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। शेर की बिल्कुल गलत है, शेर हमें गिर, जो कहां पर है? गुजरात में, वहां पर हमें देखने के लिए मिलते हैं शेर। ठीक है, कोरिंगा गरान वन कहां है? कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरिंगा आपका जो आंध्र प्रदेश है वहां पर ये स्थित है, कोरिंगा। ठीक है, ये फोटो शूट वगैरह बहुत ज्यादा यहाँ पर होता है, जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स आते हैं यहाँ पर भी, क्योंकि प्रवासी पक्षी बहुत आते हैं, तो उसके फोटोज वगैरह खींचने के लिए यहाँ पर बहुत सारे फोटोग्राफर्स आपको दिखाई देंगे। तो 93 का क्या होगा? ऑप्शन
बी, सॉरी डी, आंध्र प्रदेश। भारत का पहला आरक्षित वन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। सतपुड़ा जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, ये भारत का सबसे पहला आरक्षित वन है। तो अगर हम बात करें, जो वन अधिनियम है हमारा 1927 का, मैंने आपको बताया था इसमें 3 वनों की कैटेगरी ज्यादातर बांटी गई थी। पहला आरक्षित वन थे, दूसरा संरक्षित वन थे और तीसरा ग्राम वन थे। तो अगर हम बात करें सबसे पहला आरक्षित वन भारत में क्या है, तो जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत में सबसे पहला आरक्षित वन है। इनमें से किस भारतीय राज्य में बाघ रक्षित स्थान टाइगर रिजर्व की संख्या सबसे अधिक है? हम सभी को पता है मध्य प्रदेश में जो टाइगर रिजर्व की संख्या है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, 2967 इस समय भारत में टाइगर है टोटल, और इंडिया में टोटल 53 अभी टाइगर रिजर्व है। 54वां और 55वां मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, गुरु घासीदास और देवरीगढ़ उड़ीसा में। तो अब देखते हैं इनका कब तक इनको पूरी प्रक्रिया इनकी होती है। ठीक है, अभी तक बात करें तो सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व लगभग 6 टाइगर रिजर्व हमारे मध्य प्रदेश में मौजूद है। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में 1 अप्रैल को। वन दरोगा का कर्तव्य है वन कर्मियों के कार्य की निगरानी करना, जंगल में अवैध रूप से किए जाने वाले शिकार को रोकना, बिल्कुल ठीक, जंगली जानवरों की देखरेख करना। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा 96 का। ठीक है, 97वां देखते हैं। पर्यटन की इजाजत प्राय नहीं होती है, ये देखिए मेरे सीधे सीधे नोट में से आपको मिलेगा, जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था प्रोटेक्टेड एरियाज का या संरक्षित क्षेत्रों का, जिसमें हमने टाइगर रिजर्व पढ़े थे, राष्ट्रीय उद्यान पढ़े थे, अभ्यारण्य पढ़े थे। तो किसमें बिल्कुल भी अनुमति नहीं होती है? तो जो नेशनल पार्क होते हैं वहां पर बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, वहां पर पर्यटन की इजाजत ज्यादातर आपको नहीं दी जाएगी कोर एरिया में। पृथ्वी सम्मेलन 1992 हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रियो डी जेनेरियो कहां पर है? ब्राजील में। रियो प्लस 20 2012 में हुआ था, ये भी कहां हुआ था? ब्राजील में, ये भी याद रखिएगा। मृदा का परत अपरदन या शीट इरोजन, सबसे ऊपर की जो लेयर होती है मिट्टी की, उसका अगर शीट इरोजन वो किसके कारण से होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी फ्लोइंग वाटर से या बहने वाले जल से। भारतीय हॉटस्पॉट्स धनी है, आपको पता है इंडिया एक मेगा डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पर बहुत सारी विविधता पाई जाती है। तो भारत जो है वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का भी हिस्सा है। तो क्या भारत में ऐसा पाया जाता है जो हॉटस्पॉट इसको बोला जाता है? तो अगर ऑप्शन देखें तो पुष्पीय पादप, विशेष क्षेत्रीय पादप प्रजातियां, सरीसृप या रेप्टाइल्स, उभयचर और कुछ स्तनधारियां, ये इतनी सारी चीजें यहाँ पर पाई जाती हैं। इसकी वजह से भारतीय हॉटस्पॉट जो है वो इन सब चीजों में धनी है। ठीक है, तो देखिए यही पूरे 100 प्रश्न थे प्रैक्टिस सेट 2। इसमें आई होप आपको कई सारे नए क्वेश्चन भी देखने के लिए मिले होंगे। तो अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा रेगुलर क्विज के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच।